हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको भक्तिन के विषय में बताया, उसके व्यक्तित्व के विषय में बताया, उसकी तीनों पुत्रियों के विषय में बताया, उसकी विमाता, उसके पति की मृत्यु, उसके दामाद की मृत्यु, उसकी पुत्री के साथ कैसा व्यवहार हुआ, किस प्रकार से पंचों ने अ, उसकी पुत्री को जबरदस्ती जो जेठ के साले थे, जेठ के लड़के के जो साले थे, उनके साथ विवाहित जीवन जीने के लिए उन्होंने फैसला सुनाया। और इस इन सब के कारण जो उनकी आर्थिक स्थिति थी बिगड़ गई और वह लगान नहीं चुकता कर सकी लक्ष्मी भक्तिन, और उससे अपमानित किया गया, दंडित किया गया। और तब उसने वहां से पलायन करने का निर्णय किया, वह शहर की ओर चल पड़ी। यहाँ तक हमने तीसरे परिच्छेद तक आपको बच्चों समझा दिया था। अब बात आती है हमारे चौथे और अंतिम परिच्छेद, जिसके अंतर्गत हमारे जो भक्तिन के जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद है। जब वह शहर की ओर जब उसने पलायन किया, तो शहर में लेखिका के पास रहकर उसके घर वह काम करने लगी। सुबह सवेरे वह नहा धोकर लेखिका की धुली हुई साड़ी पहनकर जप करती और अर्घ देती, सूरज को जल अर्पित करती और कोयले की रेखा खींचकर चौके यानी रसोई घर की सीमा तय कर लेती और छूत पाक पर प्राण देने वालों का ध्यान कर लेखिका उसी सीमा में बैठकर मोटी चित्तीदार रोटी रोटी और दाल आदि खाती। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि क्या बताया गया है कि शहर में भक्तिन जो है वो लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम करने लगी। सुबह के समय नहा धोकर धोती पहनकर 2 मिनट में जप करती, सूर्य व पीपल को अर्घ देती, फिर खाना बनाती और खाना भी बड़ी शुद्धता के साथ बनाती, अपने मन से बनाती। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। और उसने खुद तो रसगुल्ला खाना कभी नहीं सीखा था, लेकिन वह ग्रामीण खान-पान उसने किसको सिखा दिया? महादेवी वर्मा जी को सिखा दिया। और बोलने में भी वह कभी सभ्य नहीं हो पाई। ओए को बदलकर जी उसने कभी भी नहीं बोला था। तो शहर में आकर भी वो अपनी ही कंडीशंस में जी रही थी, अपने अनुसार ही जी रही थी। भक्ति ने लेखिका को भी देहाती बना दिया था। कैसे देहाती बना दिया था? वह उसे ग्रामीण भोजन खिलाती थी। जैसे ज्वार के, अब कोई अगर आपके घर में मेड अगर है, तो आप उम्मीद रखेंगे जैसा आप खाना खाते हैं, आप कहेंगे मुझे वैसा ही भोजन मिले। आप क्यों ऐसा चाहेंगे कि आप जो है वो जैसा अपने घर में बनाती है, जैसे दाल-चावल वो अपने घर में खाती है, वैसा आप भोजन आपको खिलाएगी, तो आप खाना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। परंतु यहाँ क्या हुआ कि जो भक्तिन थी, वो ज्वार के भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बनाती थी, सफेद महुए की लपसी आदि बनाती थी और वह उसे रात का बासी भोजन भी खिला देती थी, यह कहकर कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से अच्छा लगता है और तिल के पुए ठंडे अच्छे लगते हैं। लेखिका की साड़ी को इस तरह तह करती थी कि वह सलवटों से भर जाती थी। मतलब अपने अनुसार चलती थी, ये नहीं देखती थी कि भाई हाँ, मेरी मालकिन कैसा पसंद करती है, क्या वो खाना चाहती है, क्या वो पहनना चाहती है। मतलब साड़ी की अगर तह भी लगाती थी, तो वो ऐसे लगाती थी, मतलब उसमें और ज़्यादा सिलवटें पड़ जाएँ, बस लपेट के रखती। तो भक्तिन जो है वह बहुत ही अच्छी है, पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। अब दुर्गुण उसमें क्या-क्या है? वह सच बोलती थी, सदैव सच बोलती थी। आपको पता है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, तो जो व्यक्ति सच बोलने वाला है, उसे तो दोषी माना जाता है। तो वह सच बोलती थी। लेखिका के इधर-उधर पड़े पैसे जो थे, भंडार घर की मटकी में छिपा कर रख देती थी। इस पर संकेत करने पर वह तर्क-वितर्क करती थी। तो लेखिका के क्रोध से बचने के लिए बातों को बदल कर कह देती थी। वह दूसरों को अपने अनुसार बदल लेती थी, परंतु स्वयं बिल्कुल भी नहीं बदलती थी। जैसी थी वैसी की वैसी थी। ना बदलती थी, ना बदलना चाहती थी।
शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। वह प्रत्येक गुरुवार को नाई को बुलाकर उसके उस्तरे पर गंगा जल छिड़क कर अपने बाल मुंडवाती थी। लेखिका द्वारा पूछने पर कहती थी, शास्त्रों में लिखा है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो इस तरीके की वो तर्क देकर अपने कार्यों को वो शास्त्रों के अनुसार बता दिया करती थी। और लेखिका द्वारा सबको नाम लिखना सिखाने के नियम को उसने घर के कामों का हवाला देकर टाल दिया, पर अन्य की इंस्पेक्टर बन गई। यानी कि खुद उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था कि नहीं नहीं मुझे तो घर का काम है, अभी तो मेरे को बहुत काम है। वो ये सब हवाले देकर अपनी बात को अपनी बात से मुक्ति पाती थी, ठीक है। और अपनी बात को ही वो शास्त्र सम्मत बताती थी कि जो वो कह रही है वही बात सत्य है। तो वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती थी और सीखना भी नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। तो इस प्रकार वह तर्क देती थी। वह लेखिका की मदद के लिए दिन रात तैयार रहती थी, ठीक है, हर समय उपस्थित रहती थी। और भक्तिन जो थी वो लेखिका को किसी भी चीज की आवश्यकता होने पर सदैव तुरंत ही उसकी मदद कर देती थी। और जब लेखिका जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ गई तब वह उनके साथ ही गई। और जब भक्तिन की बेटी और दामाद उसे बुलाने आए तब वह लेखिका को के साथ पहले तो मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, पर बाद में उसे जाना पड़ता है। वह लेखिका की मदद के लिए हमेशा सदैव तैयार रहती थी। इसीलिए उसे कहा गया है हनुमान जी के समान, ठीक है। और महादेवी जी की उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रखती थी, उनके अधूरे चित्रों व रंग की प्याली को संभाल कर रख देती थी। लेखिका को दही का शरबत व तुलसी की चाय बना कर देती थी, उनकी भूख को शांत करती थी, लेखिका के जानवरों का ध्यान रखती थी, रात को लेखिका के बाद सोती थी और सुबह उनसे पहले जग जाती थी, ठीक है। और उनके धन को भी बड़ा संभाल कर रखती थी। अब ये सारी बातें उसके विषय में बताई गई हैं। जब लेखिका जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाती है, तब वो लेखिका की रक्षक बनी रहती है। युद्ध के समय भी लेखिका को छोड़कर बेटी दामाद के साथ नहीं गई और लेखिका की रक्षा के लिए उन्हें गांव ले जाने के लिए अपने संचित धन खर्च करने व व्यवस्था का आश्वासन दिया उसको, ठीक है। और लेखिका ने भक्तिन से अपना आत्मीय संबंध माना। भक्तिन स्वयं को लेखिका की संरक्षिका मानती थी। लेखिका उसे सेविका नहीं मानती थी, अपनी नौकरानी नहीं मानती थी, क्योंकि वह चाहकर भी उसे हटा नहीं सकती थी। ये नहीं है कि भाई हाँ इसका काम मुझे पसंद नहीं आया, ये मेरे साथ तर्क वितर्क करती है तो मैं इसको हटा दूं, नौकरी से हटा दूं। और भक्तिन उसे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। लेखिका ने भक्तिन की तुलना आंगन में आने वाले अंधेरे उजाले के साथ की है, गुलाब व आम से की है, क्योंकि इनके समान उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है और वह भी सुख दुख दोनों देती है। तो यहाँ पर अंतिम परिच्छेद में जो बातें बताई जा रही हैं इन्हें ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा समय आपका और लूंगी कि भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद जो है इसी में बताया गया है कि लेखिका के अनुसार भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली थी, क्योंकि लेखिका के घर आने वाले जो परिचित थे, जो उनसे पढ़ने आते थे, छात्र छात्राएं जो थे, साहित्यकार जो थे, वह उतना ही सम्मान देती थी जितना वे लेखिका को देती। कवियों के बारे में भक्तिन की मान्यता थी कि उनके पास कोई काम नहीं होता और केवल गली गली गाते बजाते फिरते हैं। वैसे भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी, पर लेखिका को कारागार में भेजने की बात पर वह उनके साथ जाने की बात कहती। मतलब खुद तो बड़ा डरती थी जेल जाने से, परंतु जब लेखिका का इस प्रकार से स्वतंत्रता के रूप में बात हुई तो वह तैयार हो गई कि मैं उनके साथ जाऊंगी। ऐसा ना होने पर बड़े लाट यानी अफसर तक लड़ने लगती थी उनसे। लेखिका सोचती है कि हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु नजदीक आने पर वह या भक्तिन क्या करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपूरक बन गए हैं, दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके हैं।
तो लेखिका सोचती है कि यदि वह अकेली रह गई या भक्तिन अकेली रह गई तो वे क्या करेंगी? लेखिका ने यह कहानी अधूरी रखी है क्योंकि वह भक्तिन को खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। तो बच्चों, आशा है आपको ये संस्मरण जो है पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी का मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, कक्षा में आए, और यही आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।